हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 24 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के रेगुलर करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 18 नवंबर, बी ऑप्शन है 19 नवंबर, सी ऑप्शन है 20 नवंबर और डी ऑप्शन है 21 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, नेशनल नेचुरोपैथी डे जो कि 18 नवंबर को हम मनाते हैं और इस बार भी 18 नवंबर यानी 2024 को भी 18 नवंबर को ही ये मनाया गया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, यानी ये जो मनाया जाता है इसका उद्देश्य जो है वो है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी प्रकृति के माध्यम से जो कुछ भी चिकित्सा करते हैं, कह सकते हैं उसका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो प्रकृति के माध्यम से या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो थीम है प्राकृतिक चिकित्सा फॉर हेल्दी एजिंग एंड लॉन्गेविटी, यानी कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो हेल्थ के लिए, तो हेल्दी एजिंग एंड लॉन्गेविटी ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है वो 18 नवंबर 2018 को मनाया गया था, यानी कि जो पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस था वो 18 नवंबर को 2018 में मनाया गया था और इस बार भी 18 नवंबर को मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई? यानी भारत से जो लूट करके गई थी 1400 से अधिक जो कलाकृतियां थी उनको किस देश ने लौटा दी हैं? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका ने भारत को लूटी हुई 1400 से अधिक जो कलाकृतियां हैं वो वापस लौटा दी हैं। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अमेरिका ने भारत को लौटाई 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां। इनमें अगर हम बात करें तो ये $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई जो कलाकृतियां हैं इनको अमेरिका ने वापस कर दी है। अगर $10 मिलियन को यहाँ के मूल्य में देखा जाए तो इनकी कीमत लगभग 84 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा है। हाल ही में न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में ये प्रदर्शित की गई थी। उनमें एक दिव्य नर्तकी की पत्थर की मूर्ति भी शामिल है। तस्कर जो है नैन्सी विनर, इनके द्वारा ये लूटी गई जो वस्तुएं हैं उनको भी वापस किया गया है। सितंबर में यूएस ने भारत को 297 चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस की थी, यानी इससे पहले सितंबर में भी अमेरिका के द्वारा 297 जो चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं थी उनको वापस किया गया था और फिर इस बार भी 1400 से अधिक लूटी हुई जो कलाकृतियां हैं उनको वापस किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? वुलुंगोंग नाम सुन के आप इसे चाइनीज, जापान या उत्तर कोरिया मत समझिएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोंग, इसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला हुआ है। डिटेल में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया हुआ है। इस परिसर का जो उद्देश्य है वो भारत में कुशल फिनटेक पेशेवरों की बढ़ती जो मांग है उसको पूरा करना है। डिटेल में अगर हम आगे जानें तो जो वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ये प्रदान करेगा, यानी कि जो वित्तीय प्रौद्योगिकी है फाइनेंशियल में ये मास्टर और ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट है, ये यूनिवर्सिटी प्रदान करेगी। बात करें तो डिकीन विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2024 की शुरुआत में गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोलने के तुरंत बाद ये वुलोंग यूनिवर्सिटी ने भी अपना भारत में परिसर खोला हुआ है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगी? यानी कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में आयोजित हो रहा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जूरी की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आशुतोष गोवारिकर जो है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करने वाले हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो ये फिल्म निर्माता और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को 2024 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप इनके नाम से भी ट्रिक बना सकते हैं। गोवारिकर इनके नाम में आता है, गोवा आ रहा है, तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है और इस गोवा में ही इनको जो अंतर्राष्ट्रीय जूरी है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? गोवारिकर, गोवारिकर। तो ऐसे आप इसको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं। आगे बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है ये 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाला है। गोवारिकर जो है इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। और इस बार जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में द गोट लाइफ, आर्टिकल 370 समेत कुल 15 फिल्में गोल्डन पिकॉक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। गोल्डन पिकॉक यानी कि कह सकते हैं जो गोल्डन पिकॉक एक अवार्ड होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जिसे कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कह सकते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? यानी किस देश के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी लाइसेंस को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया। अभी COP29 की जो बैठक हुई अजरबैजान बाकू में, वहीं पर ही इसे यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो यूएई ने अजरबैजान में COP29 में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। अजरबैजान के बाकू में अभी COP29 की भी अध्यक्षता की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार की जो अध्यक्षता है वो अजरबैजान ने की है। और कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ है और वहीं पर ही यूएई के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया। इसका क्यों लॉन्च किया गया? तो इसलिए ताकि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना किया जा सके। यानी जो ऊर्जा दक्षता है वैश्विक यानी ग्लोबली जो ऊर्जा दक्षता है इसको 2030 तक दोगुना किया जा सके। यह अफ्रीकी देशों को वित्त पोषण विकल्प और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करके सतत ऊर्जा विकास के लिए मदद करेगा। यानी कि प्रौद्योगिकी समाधान जो प्रदान किया जाएगा उसके अंतर्गत जो सतत ऊर्जा विकास यानी सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट जो है ये उसको विकास करने में के लिए उसका डेवलपमेंट करने के लिए ये हेल्प करने वाला है। और यह जो गठबंधन है यह सार्वजनिक तथा निजी सहयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता में निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य भी रखता है। यानी ये जो गठबंधन है इसके अंतर्गत चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों सहयोग को ये बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता में निवेश आकर्षित करने का जो लक्ष्य है वो इसके द्वारा रखा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि सहकारिता सभी लोग आप जानते हैं, सहकारिता मंत्रालय भी है भारत में। अमित शाह जी जो कि मंत्री है, सहकारिता मंत्री। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता सम्मेलन है वो इस बार कहां पर आयोजित हुआ? तो भारत में आयोजित किया गया। भारत में कहां पर आयोजित हुआ? तो भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। बात करिएगा डिटेल में इसके बारे में तो इफ्को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जिसे ICA इफ्को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी जो गठबंधन है और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है या नई दिल्ली में किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है यह 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा और प्रमुख
अगर गेस्ट के रूप में देखा जाए तो उसके अंतर्गत अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री हैं वो इसमें गेस्ट के रूप में भी रहने वाले हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं ये इसका शुभारंभ करने ही वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यानी कि कह सकते हैं जो नुगी वन्यजीव अभ्यारण्य है या नुगु वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है खासकर जीके के लिए और अभी खबरों में रहा है इसलिए ये करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए आप लगा सकते हैं कि जो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और डिटेल में इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA नेशनल टाइगर जो बाघ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसने नुगु को बांदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की हुई है। यानी कि इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसने क्या किया हुआ है कि जो नुगु राष्ट्रीय उद्यान है इसको बांदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है, इसीलिए ये करंट में चर्चे में बना हुआ है। यह जो अभ्यारण्य है ये कर्नाटक के मैसूर जिले में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते ही हैं, ये ज़्यादा चर्चे में रहता है इसीलिए ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नुगु जो है ये कम लोग जानते हैं। तो ये भी कर्नाटक में ही है, मैसूर जिले में ही है और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसके उत्तर में स्थित है। नुगु को 17 जून 1974 को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इस अभ्यारण्य के पश्चिमी किनारे पर नुगु बांध भी स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर जीके के लिए इंपॉर्टेंट है और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हरियाणा ने उड़ीसा को 5-1 से हराकर अपनी पहली हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। कहाँ? तो ये चेन्नई के SDAT महापौर राधाकृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। चेन्नई के SDAT ये महापौर राधाकृष्णन स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। शिलानंद लकड़ा ने 48वें, 57वें और 60वें मिनट में हैट्रिक लगाकर ओडिशा की जो जीत है वो सुनिश्चित की। यानी हैट्रिक किसने लगाई इस मैच के दौरान? तो शिलानंद जो लकड़ा नाम है इनका पूरा, इन्होंने ओडिशा की तरफ से हैट्रिक लगाई और जो राजत आकाश तिर्की है इन्होंने 11वें मिनट में ओडिशा की जो शुरुआती बढ़त थी वो आगे बरकरार रखी। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी ध्यान रखिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो इस बार ओडिशा ने जीत ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समुद्री मंच सागर मंथन कहां पर शुरू हुआ? यानी कि दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन है ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन है ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। और हो कहां पर रहा है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा। तो लास्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया हुआ है? यानी अभी मोदी जी 2 देशों के दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं, उसमें एक देश में जब पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है। तो किस देश को दिया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, नाइजीरिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश जो है वो उपहार में दिया हुआ है। ये सिलोफर
पंचामृत कलश है, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को उपहार में दिया हुआ है। तो पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिल्वर पंचामृत कलश उपहार में दिया, जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का एक शानदार उदाहरण है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, साथ ही साथ जीके का भी क्वेश्चन है। यह जो कलश है ये उच्च गुणवत्ता वाले चांदी से बना हुआ है, यानी ये चांदी से बना हुआ कलश है, जिसमें कोल्हापुर की प्रसिद्ध धातु शिल्प कला की जटिल उकेराई गई डिजाइनें हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो उसके ऊपर जो डिजाइनें उकेरी गई हैं वो शिल्प कला की जटिल उकेराई गई डिजाइनें हैं, जो कि कोल्हापुर की प्रसिद्ध धातु शिल्प कला है। तो ये किसे दिया गया है? ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपहार स्वरूप भेंट किया हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आती है, वीडियो के जो क्वेश्चंस रहे वो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।